नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम इस पर्सनल फाइनेंस शो में बातचीत करने जा रहे हैं सेविंग्स पर, इसकी इंपॉर्टेंस और साथ ही जो निवेश के तमाम विकल्प हैं उनका हम जायजा लेंगे आपके प्रश्नों के अकॉर्डिंगली। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ प्रकाश रंजन सिन्हा साहब, जो कि डायरेक्टर हैं नर्चर इंडिया कंसल्टेंट से। नमस्कार, आपका स्वागत है प्रकाश साहब कार्यक्रम में। और आइए धन्यवाद व्यूअर्स को बताते हैं कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रश्न आप हमें मेल और एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। moneyguru@zenetwork.com पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। एसएमएस की डिटेल्स 57575 पर आप भेज दें। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले से जरूर मेंशन करें और उसके बाद कंप्लीट डिटेल्स इस तरह से आप एसएमएस कर दें। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं, ये प्रश्न सिद्धार्थ रॉय चौधरी जी की तरफ से है। ये प्रश्न लखनऊ से है। मिस्टर चौधरी ने जानना चाहा है कि ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और जो टाइम फ्रेम दे रहे हैं, इन्होंने कहा ये इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए करना चाहते हैं और जो गोल इन्होंने सेट किया है वो 1 करोड़ तक पहुंचना चाहते हैं। ये इनका प्रोफाइल है। वो इस समय लाइन पर मौजूद हैं। मिस्टर चौधरी, आपका स्वागत है। चौधरी साहब, ये बताइए, आपने ये जिस तरह से अभी पूरा प्लानिंग किया है, अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ आपकी कहां पर इन्वेस्टमेंट्स हैं? आप क्या किस तरह से निवेश कर रहे हैं अभी? सर, अभी मैं एकदम रॉ हूँ, मेरे को इस बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं गाइडेंस चाह रहा था कि किस तरीके से इसको इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज किया जाए जिससे मेरा रिटर्न आ सके। आप मंथली राउंड अबाउट कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? कितने में कंफर्टेबल हैं आप? सर, मंथली 50,000 राउंड अबाउट आप कह रहे हैं। आपको बताते हैं कैसे आप इस गोल तक आगे आप बढ़ें। प्रकाश जी, आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे? ये जैसे इस ब्रैकेट में है और इन्होंने जो बताया जितना ये मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम अगर इनका प्रोफाइल देखते हुए अगर ये इक्विटीज में आना चाहें, म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी स्कीम्स में, तो वो इनके लिए कैसी रहेंगी? जो क्योंकि हॉराइजन भी है, टाइम फ्रेम भी ये दे रहे हैं और जो लक्ष्य की तरफ पहुंचना चाह रहे हैं, ये किस तरह से कितनी इन्वेस्टमेंट्स इनको करनी पड़ेंगी 12 to 15% की अगर रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस लेकर चलें? चूंकि इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल का है तो निश्चित तौर पे ये रिस्क ले सकते हैं। और जब मैं रिस्क लेने की बात कर रहा हूं तो ये इक्विटी या इक्विटी लिंक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लंबे अवधि अगर आप कोई भी 5 साल से ऊपर का अगर आप पीरियड लिए तो इक्विटी से अच्छा रिटर्न किसी ने नहीं दिया है। अगर मौजूदा दौर में भी देखिए तो आपको इक्विटी ने अच्छा रिटर्न दिया है लंबे अवधि में। ये बिल्कुल सही है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी परेशानी हुई है, थोड़ी सी रिटर्न्स खराब हुए हैं इक्विटी में, बट ये उम्मीद की जानी चाहिए कि 10 साल की अवधि बहुत लंबी होती है और इक्विटी से एक अच्छी रिटर्न आएगी। अगर मैं 1 करोड़ का इनका टारगेट देखता हूं और 15% का एक एनुअलाइज रिटर्न में अगर सोचूं तो 10 साल के अंदर मेरे ख्याल से ये 36,000 रुपया पर मंथ अगर इन्वेस्ट करें तो ये आराम से 1 करोड़ रुपया इनका मिल जाएगा। पोर्टफोलियो ये जो बनाए उसके अंदर लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ज्यादा रहे और कुछ ये 1-2 मिड कैप रख सकते हैं, 1-2 सेक्टर फंड रख सकते हैं जैसे बैंकिंग, फार्मा या एफएमसीजी। तो इस तरह से ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें और एक लंबे अवधि में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू ये रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें। जी, तो इसके साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके लिए राय है। और इसमें जहां तक इनके फंड्स की बात है, आप इनके समक्ष क्या रखना चाहेंगे? ये जो लार्ज कैप पे ही मतलब इनिशियली फोकस किया जाए, मतलब, और इसको किस तरह से आगे रिव्यू करते हुए आगे बढ़ा जाए? कुछ अगर आप रेकमेंड भी करना चाहें। नहीं, देखिए, किसी भी निवेशक के लिए बहुत जरूरी होती है दो बातों का ध्यान रखना, एक सेफ्टी और एक ग्रोथ होता है, और वो इस चीज पे डिपेंड करती है आपके अवधि पे। चूंकि इनका 10 साल का अवधि है तो निश्चित तौर पे इक्विटी जाएगा और इक्विटी के अंदर जो स्टेबल अगर आपको जो रिटर्न आता है वो आता है लार्ज कैप से। तो लार्ज कैप हमेशा एक आपका डोमिनेंट पोर्शन होना चाहिए पोर्टफोलियो में। अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूं तो निश्चित तौर पर मैं 60% से 65% बोलूंगा। उसके बाद आखिरी के 30-35% में बाकी को मैं रखूंगा। जी, और ये कुछ फंड्स हैं जो इनफैक्ट लॉन्च से जिनका अभी तक ये परफॉर्मेंस है, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन पर आप ध्यान देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये परफॉर्मेंस सिंस लॉन्च है, लेकिन आगे कई सारे फैक्टर्स होंगे जो आगे की रिटर्न्स पर उनका हम देखें डिसाइड होगा जिसके अकॉर्डिंगली। लेकिन क्योंकि आपका होराइजन लंबा है तो आप इस तरह से प्लान आउट कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइए अब हम अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। सतीश दुबे जी की तरफ से सवाल है। ये दादर नगर हवेली से प्रश्न है। इन्होंने जानना चाहा है, कुछ पेंशन प्लान इनके बारे में राय जानना चाह रहे हैं। आपका स्वागत है। आपने मेंशन किया है आपका इनफैक्ट जीवन तरंग जो है LIC पेंशन प्लान, उसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, इसमें आप आगे बढ़ रहे हैं
और इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली आप बताइए, आपने इसको क्यों चूज किया था, क्या आपकी इसके पीछे की सोच थी, क्यों आप बढ़े इसके साथ? जी सतीश दुबे साहब, इनसे लग रहा है अभी संपर्क प्रॉपर्ली स्थापित नहीं हुआ, लेकिन जैसे इन्होंने LIC जीवन तरंग का मेंशन किया, प्रकाश साहब, ये अपने आप में एक होल लाइफ प्लान है, इसके साथ जो ये आगे बढ़े हैं, कुछ इनके जिस तरह से उसका इनका होमवर्क रहा होगा, लेकिन फिर भी आप इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स को किस नजरिए से देखते हैं? मतलब कैसे देखना चाहिए? ये भी इनफैक्ट यंग ब्रैकेट में ही है और इन्होंने इस विकल्प को चुना। विकल्प कई भी और भी हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह से इस ऑप्शन को चूज किया, ये आप इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं चूंकि ये यंग है या ओल्ड है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आप जब भी कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके अंदर जो आपका पहला प्राथमिकता होना चाहिए था वो इंश्योरेंस कवर होनी चाहिए। और लेकिन मार्केट में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट या पेंशन को भी वो देखने लगते हैं। जहां तक ये जीवन तरंग की बात है, यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इसके बारे में एक स्टडी हुई है, और अगर ये पूरे होल लाइफ की भी हम बात करें, और ये होल लाइफ लोग 100 साल की बात करते हैं, आज के माहौल में कितने लोग 100 साल तक जिएंगे, ये एक प्रश्न है, पहली बात। दूसरी चीज है कि अगर इसकी हम अगर ये पूरे बेनिफिट लेते भी हैं और 100 साल तक जीते भी हैं, और ये 5.5% का अगर ये जो इनको सम एश्योर्ड का इनको एन्युटी के रूप में मिलता भी जाता है आफ्टर 20 ईयर्स, तो भी अगर इनका पूरा रिटर्न जो कैलकुलेट किया जाए वो 6-7% से ज़्यादा का नहीं होगा। बहुत ज़रूरी है, अगर ये पेंशन के हिसाब से अगर ये फंड में गए हैं तो मुझे नहीं लगता है ये एक सही चॉइस है। इनको क्या करना चाहिए था कि ये एक प्योर टर्म प्लान लेते, जिसके अंदर ये कम भी अपना देते प्रीमियम, और बाकी के पैसे को ये एक अच्छे इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट में डालते, जो कि 20 साल का अवधि में इनको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो आपके लिए जरूरी ये है कि पहले आपकी कॉर्पस बने, फिर उस कॉर्पस पे आप अपना पैसे को ग्रो करो, वो ज्यादा जरूरी है। हम भी हमारे साथ इस समय मौजूद भी हैं। सतीश साहब, आप बताइए, आपने सुना, ये आपकी क्या सोच थी, क्या पूरा प्लानिंग रही, आपने इसको क्यों चूज किया था जीवन तरंग को? सर, मेरा एक ये पेंशन प्लान करने का ये था जिससे मेरा सेविंग हो एक्चुअली, और मुझे अभी पैसे की जरूरत नहीं थी, अभी 10-20 साल बाद ही जरूरत थी। एक मंथली सेविंग के लिए मैंने इसको किया था। तो जैसा मैं इसमें ये चाहता हूँ कि ये जो मैं प्लान एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अभी करने जा रहा हूँ, तो इसमें क्या मुझे कोई ऐसा तो नहीं कि कोई जो मुझे बताया गया उसमें कोई फ्रॉड या वो चीजें मिलेगा, मैं ये कंफर्म बस करना चाह रहा हूं। नहीं, फ्रॉड उस तरह से नहीं, लेकिन आप अपना एक गोल रहता है, आप उसमें विकल्प कहीं रहते हैं, आप उसमें जिस तरह से उसी को हम प्रकाश जी से बातचीत कर रहे थे। प्रकाश साहब, जैसे आपने बताया कि इसके साथ ही जब बड़े और जो दूसरे ऑप्शंस इनके समक्ष हैं, और इनफैक्ट इसके जो फीचर्स हैं, ये समहाउ मतलब आप इनको ये एडवाइस देना चाहते हैं कि मतलब इक्विटीज के साथ जब ये रिस्क ले सकते हैं तो उसके साथ बढ़ें, तो ये बेटर रिटर्न्स मतलब उस फ्रंट पर ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं इनको बोलूंगा, अगर इन्होंने टर्म प्लान नहीं लिया है तो एक टर्म प्लान ले सकते हैं, प्योर टर्म प्लान, जो इनका इंश्योरेंस कवर करेगा। दूसरा, चूंकि इनकी अभी अवधि बहुत ज्यादा है, लगभग 20 साल से ऊपर का है, ये बेटर होगा ये इक्विटी में इन्वेस्ट करें, और जब इनका रिटायरमेंट का जब 2-3 साल का अंदर बच जाएगा तो वो धीरे धीरे उसको बैलेंस करें और इक्विटी को ऑफलोड करके वो डेट में इन्वेस्टमेंट करते चलें, और आखिरी के 1 साल के अंदर इनकी पोर्टफोलियो पूरी डेट होनी चाहिए। उसके बाद ये जितनी भी कॉर्पस बनेगी, जो कि लगभग आप 15-16% के हिसाब से अगर आप देखें, और इसके इस फंड के मुकाबले में आप देखें जो कि 6-7% से है, तो 2-2.5 गुना से ज्यादा का इनका कॉर्पस बनेगा। उस पे या तो आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के अंदर आप जा सकते हैं, या वो पूरा का पूरा कॉर्पस से आप एक अच्छी पेंशन प्लान में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी उस वक्त अवेलेबल होगी, और उसमें आप एक एन्युटी के अंदर आप अपना पेंशन पा सकते हैं। जी, तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, लेकिन ये दूसरे ऑप्शन के अगर आप तरफ ध्यान दें वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये आपके लिए राय है। और इनफैक्ट इक्विटीज़ के कुछ ऑप्शन जो थे म्यूचुअल फंड्स के, वो हमने कुछ देर पहले स्क्रीन पर रन भी किए थे, तो अकॉर्डिंगली आप जो है इस पर अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो रीथिंक करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम जल्दी लौट कर आएंगे। वेलकम बैक। आज जायजा लिया जा रहा है निवेश के तमाम विकल्पों का, और उन पर हम बातचीत कर रहे हैं। कार्यक्रम में आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं नर्चर इंडिया कंसल्टेंट से प्रकाश रंजन सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, अगले प्रश्न की ओर आइए हम मूव करते हैं। अगला सवाल जो हम ले रहे हैं ये दिलीप जी की तरफ से है, अगरतला से है। आइए इसको स्क्रीन पर लेते हैं, मेल के जरिए जो इन्होंने भेजा है। इन्होंने मेंशन किया है इनकी एज 52 है, और ये अब इनफैक्ट प्लान कर रहे हैं कुछ इन्वेस्टमेंट का अपने बच्चों के लिए।
इन्होंने बताया जो बेटे की उम्र है 10 साल है और अब उसके हायर एजुकेशन के लिए ये प्लान आउट करना चाह रहे हैं। टाइम फ्रेम राउंड अबाउट 8 ईयर्स का ही दे रहे हैं। प्रकाश साहब, जो इनिशियल ईयर्स थे वो तो इन्होंने नहीं उस समय इन्वेस्टमेंट की है, समहाउ उसको तो ये मिस कर चुके हैं, लेकिन अब जो ये प्लान कर रहे हैं राउंड अबाउट यहाँ से 8 ईयर्स का टाइम फ्रेम है, आप इनको कैसे बताना चाहेंगे इसमें, इस सफ़र को अब यहाँ से कैसे आगे बढ़ें? इसमें क्या कुछ थोड़ा डेट भी शामिल करें? किस तरह से इसको मिक्स मैच करें? कैसे इस टाइम फ्रेम के लिए, और ये जो बता रहे हैं अराउंड अबाउट 12,000 पर मंथ ये निवेश करना चाह रहे हैं, किस तरह से इसको डाइवर्सिफाई करें? नहीं, मैं सबसे पहले कहूंगा कि चूंकि 8 साल का अवधि है और ये 5 साल से ऊपर में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप इक्विटी जाइए 100%, अगर आपकी और कोई मजबूरी ना हो तो मैं इनको सुझाव ये दूंगा कि आप अच्छे इक्विटी फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। और वो जो मैं अच्छे इक्विटी फंड कर रहा हूं तो रूल बहुत सिंपल है, जो कि लंबे अवधि में कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्म की हुई है और शॉर्ट टर्म में जिसके अंदर वॉलेटिलिटी कम से कम हो, तो ये बहुत जरूरी है। आप आराम से, आपको वैल्यू रिसर्च, मनी कंट्रोल में ये सारे फंड आपको दिख जाएंगे। अगर रेटिंग के हिसाब से कहें तो 4 स्टार से ऊपर का आप कीजिए। लार्ज कैप पे आपका डोमिनेंस ज्यादा होना चाहिए, लगभग आपके पोर्टफोलियो की वो 60 to 70% होनी चाहिए। 1-2 मिड कैप आप रख सकते हैं। 5 साल तक आप बिल्कुल ऐसे इन्वेस्ट कीजिए और जब 5वें साल के बाद से 6ठे साल में आप धीरे धीरे उसको जरा बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए और कुछ अच्छे जो इक्विटी से वो आप डेट की ओर कन्वर्ट कीजिए। वो इसलिए कि जब 8वें साल के बाद जब आपका लड़का 18 साल का हो जाएगा तो आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर कल को अगर आप बच्चे का फीस देना है तो आपके पास वो डेट वाली पोर्शन हो जो कि उसको आप कर सकें। चूंकि आप 18वें साल में ही आप पूरा पैसा नहीं करेंगे, 18वें, 19वें, 20वें साल में आप हर वक्त आपको पैसा चाहिए, तो उसी हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो का एक कैरेक्टरिस्टिक रखें। अगर हालात उस वक्त के अच्छे नहीं हैं तो आप 6ठे या 7वें साल में ये कॉल ले सकते हैं एंड आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो को डेट की ओर भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी होगी। जी, अभी आपने इसे कहा इनिशियल इक्विटीज और फिर उस तरफ मूव कर सकते हैं। अभी भी क्या थोड़ा ये अपना कुछ एफडीज वगैरह में भी कुछ फंड्स पार्क कर सकते हैं, या कंपनी एफडीज में पूरा 100% इक्विटीज की जगह, क्योंकि इन्होंने कहा ये 50+ हैं, तो मतलब आप उस एंगल को भी किस तरह से देखना चाहेंगे कि थोड़ा पोर्टफोलियो में इस तरह से मिक्स करें कि ज़्यादा उसमें मतलब जोखिम भी ना हो और थोड़ा एक मिक्स मैच भी हो जाए? नहीं, देखिए, जोखिम का जो सिंपल डेफिनेशन ये होता है कि जब मुझे पैसे की जरूरत हो तो मेरे को उतना पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। बहुत सिंपल सी जरूरत है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर इनको लगता है 1-2 साल के अंदर में अगर इनको पैसे की जरूरत है या 3 साल के अंदर, तब डेफिनेटली ये डेट में इन्वेस्ट करें। अगर वैसा नहीं है सिनेरियो और 5 साल से ऊपर के बाद इनको जरूरत है तो मेरे ख्याल से इक्विटी में जा सकते हैं, क्योंकि डेट जो होता है वो एक आपको मेंटल कंफर्ट ही देता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। रिटर्न हिसाब से आप देखिए तो लंबे अवधि में डेट की रिटर्न आपको इक्विटी से काफी कम होगी। जी, तो इस तरह से आप ये बढ़िया आपके लिए राय है। अगला प्रश्न आइए हम शामिल करते हैं। अगली क्वेरी जो हम ले रहे हैं ये आईसीआईसीआई डिस्कवरी फंड पर है। ये सवाल राकेश शर्मा जी की तरफ से लुधियाना से। इन्होंने जानना चाहा कि इसमें ये 2,000 पर मंथ इनफैक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। मिस्टर शर्मा, आपका स्वागत है। प्लीज बताइए आप क्या जानना चाह रहे हैं इसके बारे में, इसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं जिस तरह से। आपने कब इसको इनफैक्ट इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, कितना समय पहले? नमस्कार सर, मैं 3 या 4 महीने पहले स्टार्ट किया है। तो मैं ये चाहता था कि डायरेक्टली मेरी आईसीआईसीआई बैंक से ये सिप चलती है, तो इसका मैं फ्यूचर जानना चाहता हूँ कि इसको कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो जस्ट कोई फ्रेंड सर्कल में आया था तो उसके कहने पे मैंने स्टार्ट कर दिया। तो ओके, ये राउंड अबाउट पिछले 3 महीने आपने कहा, तो नेगेटिव राउंड अबाउट 8% की इसमें रिटर्न्स हैं। 4 मंथ्स हो गए इसको मेरे को चलाते हुए। ओके, तो आपने मतलब क्या आपका नजरिया रहा, क्यों आपने इसकी, क्या ऐसी आपको स्टोरी लगी जो आपने इसको ऑप्ट किया था, मतलब इसके पीछे जो आपने इसके साथ आगे आप बढ़े? मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं कुछ सेविंग के लिए जाना चाहता हूँ, सबके म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा पता ही, चलो ठीक है, बेटर ऑप्शन। ओके, आपकी एज कितनी है शर्मा साहब? मैं पर्टिकुलरली फंड के बारे में पता करना चाहता हूँ वेदर इट इज अ गुड फंड और नॉट। ओके, आप अपना एज बता सकते हैं कितनी है आपकी? मेरी 38 है सर। ओके, और आप इस तरह से इस समय अपने म्यूचुअल फंड्स में एंट्री ले और बढ़ रहे हैं आगे। प्रकाश साहब, इसका अगर हम देखें, आईसीआईसीआई डिस्कवरी के बारे में जानना चाह रहे हैं। लॉन्च हुआ जुलाई 2004 और उसके बाद इंसेप्शन से अगर हम देखें रिटर्न्स अराउंड अबाउट 20% की। इनको 3-4 महीने हुए हैं तो नेगेटिव 7-8% की रिटर्न्स हैं, और पिछले 3 साल से भी अगर हम देखें तो अराउंड अबाउट ये 2.5% के आसपास का हम देख रहे हैं रिटर्न्स हैं। ये आप इसको कैसे इनके समक्ष रखना चाहेंगे? इन्होंने जब पहला कदम रखा और इस तरफ बढ़े, क्या ये सही है, या बाद में लेटर ऑन इस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं?
इस तरह के जो ऑप्शंस रहते हैं, आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले कि एक बात यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि ये जो आईसीआईसी डिस्कवरी फंड है, इसकी पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल कैप में है। जब भी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही होती है तो ये फंड सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहता है। अब ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, हमें अब सबको पता है कि पिछले कुछ सालों में हमारी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं कर रही है। तो ये जिन्होंने भी इनको ये सलाह दिया वो मेरे ख्याल से सही सलाह नहीं दिया है, क्योंकि जब तक आपकी इकोनॉमी में एक रिकवरी नहीं होती है या आप अपवर्ड मूवमेंट नहीं देखते हैं तो इस तरह की फंड आपको मिड एंड स्मॉल कैप आपको उतनी अच्छी नहीं करेगी। दूसरी चीज, अगर हम इस फंड की परफॉर्मेंस देखें तो जैसा आपने बताया 20% इन्होंने दिया है सिंस इंसेप्शन, बट लास्ट करीब 3 साल से इनकी परफॉर्मेंस काफी डिप हुई है। तो मैं तो अभी इनको सलाह दूंगा कि आगे ये इस पे कंटिन्यू न करें, क्योंकि इतनी जल्दी शॉर्ट टर्म में हम एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक रिकवरी नहीं देख रहे हैं। अगर ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न जनरेट करना भी चाहते हैं तो बेहतर होगा कि ये लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से शुरू करें, जिसके अंदर यूटीआई आपको अपॉर्चुनिटीज फंड है, यूटीआई लाइफस्टाइल फंड है, आईसीआईसी फोकस ब्लू चिप फंड है। तो ये किसी एक में इसको सेलेक्ट करके ये बढ़ें। जी, तो ये है आपके लिए राय राकेश साहब, इस तरह से आप इसके साथ आगे बढ़ें। आगे अगला प्रश्न भी हम शामिल करते हैं। अगला सवाल जो हम ले रहे हैं स्मिता जैन की तरफ से है, ये मुंबई से प्रश्न है। स्मिता जी ने जाना चाहा, इन्होंने कहा ये एक डेट फंड की तरफ बढ़ना चाहते हैं स्पेसिफिकली, और इनको ऑलरेडी इक्विटी में है तो ये कुछ डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, जिन लाइंस पर हम पहले भी प्रकाश साहब कुछ देर पहले बात कर रहे थे। लेकिन इनके प्रश्न में ये भी था कि ये क्या इनको टैक्स बेनिफिट भी उसके लिए मिल पाएंगे। प्रकाश साहब, क्योंकि ये डेट की बात है तो फिर उसके लिए तो एलिजिबल ही नहीं होंगे, वो तो ईएलएसएस के लिए ही एप्लीकेबल रहता है। तो ये एटीसी तो एक बात है वो टैक्स फ्रंट की, लेकिन आप इनके ये जो आगे डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहे हैं उनको आप किस तरह से समझाएंगे? नहीं, अगर ये डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले मैं हमेशा जानना चाहूंगा इनका टाइम होराइजन क्या है। अगर 3 साल से कम का है पीरियड तो डेफिनेटली डेट में ही करना चाहिए। 2 साल तो फिर बिल्कुल डेट में ही करना चाहिए। जी बिल्कुल डेट में करना चाहिए। और ये कोई भी अच्छे जैसे किसी भी को फंड का सेलेक्ट करने का बहुत सिंपल तरीका होता है कि आप उसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और वोलेटिलिटी कम से कम हो। ये बहुत एक मैं जनरल रूल बोलूंगा। अच्छे फंड्स के नाम पे मैं बोलूंगा आपको आईडीएफसी की एक अच्छी फंड है आपको, और टेम्पल्टन इनकम बिल्डर एक अच्छी फंड है, सुंदरम की शॉर्ट टर्म डेट फंड एक अच्छी फंड है। जहां तक मैं इनको बहुत ये राय देना चाहूंगा, आप उसके अंदर डिविडेंड ऑप्शन के अंदर कभी मत जाइएगा, क्योंकि आज के डेट पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगभग 28% है और वो आपकी पूरी रिटर्न को इरोड कर देगी। तो ग्रोथ ऑप्शन के अंदर हमेशा रहिएगा। प्रकाश साहब, और जैसे ये टैक्स की बात कर रही थी टैक्स फ्रंट पर, क्योंकि इनको ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी स्कीम्स में है और दूसरी तरफ ये डेट में भी जिस तरह से ये आगे बढ़ना चाह रही हैं, पर एटीसी में तो कई सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से किसी और को भी ये चेक कर सकते हैं अगर उस फ्रंट पर भी मतलब ये इन्वेस्टमेंट प्लान आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें तो एक लंबी सूची है जो इसके अकॉर्डिंगली बढ़ना चाहें बढ़ जाए, लेकिन इसमें इनको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिल्कुल डेट फंड में अंदर अभी कोई एटीसी का बेनिफिट नहीं है जी, लेकिन समहाउ ये जो विकल्प कुछ हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस रही है लॉन्च से वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हम एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जायजा लिया जा रहा है इन्वेस्टमेंट्स के अलग अलग ऑप्शंस का, आपके प्रश्नों के अकॉर्डिंगली उनको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। हम जल्दी लौट कर आएंगे आखिरी सेगमेंट के साथ। वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट है। आइए अगला प्रश्न शामिल करते हैं। ये प्रश्न दिल्ली से है, डीके खन्ना साहब की तरफ से है और इन्होंने बताया कि ये कुछ एफडीज की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इनकी क्वेरी में ये भी है कि फॉर्म 15 सेंट्रिक भी ये पूछना चाह रहे हैं वो कैसे वर्क करता है। प्रकाश साहब, एफडीज की तरफ ये बढ़ना चाहते हैं तो आप इनको कैसे बताएंगे? बैंक एफडीज हों या इनफैक्ट कंपनी एफडीज हों, कैसे उस फ्रंट पर बढ़ें? अगर कंपनी एफडीज में कई में अट्रैक्टिव रिटर्न्स हैं भी तो उसमें कैसे संभल कर और किन पैरामीटर्स को देखकर बढ़ें? एंड ये जो टीडीएस के लिए जो इनफैक्ट इंडिविजुअल्स बैंक्स में इस फॉर्म के तहत आगे बढ़ते हैं जिसमें टीडीएस रिडक्शन से फिर उनको राहत मिल जाती है, इस फ्रंट पर भी अगर आप इनको समझा सकें। देखिए, एफडी के अंदर ये या तो बैंक एफडी ले सकते हैं या कंपनी एफडी ले सकते हैं। बैंक एफडी जनरली कंपनी एफडी के मुकाबले में थोड़ा सा कम रिटर्न देती है, बट वो ज़्यादा सिक्योर्ड मानी जाती है। कंपनी एफडी में चूंकि इसलिए थोड़ी सी सिक्योरिटी कम है क्योंकि वो उनके कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है और उसके वजह से डिफॉल्ट के भी केसेस होते हैं। एज अ ग्राउंड रूल इनको चाहिए कि ये AA रेटेड प्लस ही फंड देखें
और जिसके अंदर मैं आपको बोलूँगा, आपको DHFL के अच्छे FDs हैं, महिंद्रा फाइनेंस के हैं, आपको HDFC प्लैटिनम के हैं, श्रीराम उन्नति एक अच्छी स्कीम है, नेशनल हाउसिंग बैंक के एक आपको FD हैं जो कि अच्छी FDs में हैं, तो ये इसके अंदर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। दूसरा प्रश्न इनका जो 15H से है, उसके बारे में मेरा ये कहना है कि ये उन लोगों के लिए है जो टैक्सेबल, जिनकी टैक्सेबल इनकम नहीं है और वो उनको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है बैंक। क्योंकि आज के डेट पे क्या है कि आपका अगर इंटरेस्ट इनकम FD से 10,000 से अगर ऊपर होता है तो आपको वो डायरेक्टली आपका उस पर टैक्स TDS काट के आपको देंगे। हाँ जी हाँ, TDS काट के आपको देंगे। अगर इनका ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर 1 लाख से कम है तो ही ये दे। 15H जो 65 साल की कम उम्र के होते हैं उनके लिए है, और 15G जो 65 साल की उम्र के ज्यादा होते हैं उनके लिए है जी। तो ये इनफैक्ट इस तरह से वर्क करता है। TDS की जहाँ तक बात है, बैंक्स में जो आपकी FDs रहती हैं, फॉर्म 15 का जो पूरा जिस तरह से इसकी वर्किंग है वो आपके समक्ष है। आइए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं जो आखिरी सवाल होगा आज के कार्यक्रम का। ये प्रश्न मुकुल जी की तरफ से है, मुकुल मुरलीधर, और ये समय महाराष्ट्र से लाइन पर हैं। आपने मेंशन किया 25 इयर्स आपकी एज है और आप इन्वेस्टमेंट जो है इस समय करना चाह रहे हैं 15 इयर्स के लिए। बहुत खूब, आप अर्ली इसको टाइमली इनफैक्ट प्लान कर रहे हैं। आप फिलहाल क्या करते हैं मुकुल साहब? सर मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ सर। ओके, तो ये म्यूचुअल फंड्स का जो आप सोच रहे हैं, आप ये पहला कदम है आपका? हाँ सर, पहला कदम। जी, आपको बताते हैं इसका किस तरह से पूरी प्रक्रिया आगे वर्क करेगी। प्रकाश साहब, आप इनको कैसे बताएंगे? ये हमने जिस तरह से अभी कुछ और क्वेरीज भी थी उनको बताने की कोशिश की है। इनके केस में भी ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको कैसे संभल कर बढ़ें और कैसे इसको प्लान करें, ये टाइमली जो जिस तरह से इसको प्लानिंग कर रहे हैं। यंग है और ये इनके लिए समय अभी काफ़ी है, तो मेरा अपना और 15 साल का अवधि है, तो निश्चित तौर पे इक्विटी मेरी पहले प्रेफरेंस होगी। क्योंकि आप अगर वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं अपने लिए तो वो इक्विटी के थ्रू ही आएगी, क्योंकि इक्विटी के अंदर आपको काबिलियत है कि आपको 15% 20% रिटर्न जनरेट कर सकेगी। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ऐसा हुआ भी है। डेट हमेशा आपको एक लिमिटेड बैंड में आपको रिटर्न देता है, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 11% को आप ले सकते हैं। तो इक्विटी में इनकी सलाह होगी। दूसरी सलाह होगी कि ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू करें और 4-5 अच्छे फंड के अंदर अपना जो भी है पैसा डिवाइड कर लें। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट परफॉर्मर को चूज करें और जिसके अंदर शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी कम हो। तो ये फंड आप देख लें जो लगभग, अगर आप किसी वैल्यू रिसर्च या मनी कंट्रोल में देखते हैं तो 4 स्टार से ऊपर रेटेड ये फंड्स होंगे। आप ये करें। लेकिन एक जो बहुत जरूरी सलाह है जो इनको सोचनी है वो ये कि आप शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से ज़्यादा ना घबराएं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबी अवधि की है तो अपने अगर अच्छा फंड सेलेक्ट किया है तो फेथ रखिए, आपको 15 साल में बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। और आपके लिए ये कुछ इनफैक्ट फंड्स भी हैं स्क्रीन पर, इन पर आप थोड़ा नज़र रख सकते हैं और इनके अकॉर्डिंगली आप आगे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्लानिंग कर सकते हैं। समय इतना ही था, तो यहीं पर कार्यक्रम को वाइंड अप करेंगे। प्रकाश रंजन सिन्हा साहब, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कल हाजिर होंगे तो जायजा लिया जाएगा लोन्स का। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।